साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे जो कि है फ्रिंज की चौड़ाई का। तो यंग ने द्विस्लिट प्रयोग किया था फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करने के लिए। चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्रकाश स्रोत बनाएंगे एस। एक हमने क्या बना लिया, प्रकाश स्रोत बना लिया एस। तो यंग ने किया क्या कि क्योंकि हमें व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करना था, तो व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने की शर्त यही है कि जो हमारी दो तरंगें है ना वो समान कला में होनी चाहिए, समान आवृत्ति की। तो यदि हम दो प्रकाश स्रोत को अलग अलग छिद्र के माध्यम से गुजारते हैं तो उनकी आवृत्ति कुछ चेंज हो जाती है, लेकिन हमें समान आवृत्ति की चाहिए। तो इसलिए यंग ने किया क्या, एक स्लिट यूज किया, एक यहाँ पर उन्होंने स्रोत यूज किया और इस स्रोत को ही उन्होंने दो भागों में बांट दिया और दो भागों में बांट करके उसे एक पर्दे पर फ्रिंज प्राप्त किया। तो यहाँ पर हम एक प्रकाश स्रोत इस ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक स्लिट हम लगाएंगे। स्लिट का मतलब होता है एक छिद्र जिससे हमारा प्रकाश गुजर सके, एक प्रकार से झिर्री है। तो यहाँ पर एस से कुछ दूरी पर यानी समान दूरी पर हम दो स्लिट बनाएंगे, एक यहाँ पर S1 और एक यहाँ पर S2। तो इस प्रकार से हम दो स्लिट बना देते हैं यहाँ पर, यानी कि दो यहाँ पर हम झिर्री बना देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कहलाएगा S1 और S1 की जो दूरी है ना S से जितनी है उतनी ही इधर S2 की भी होगी। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं S2। तो इस प्रकार से जो S1 और S2 है ना वो S से समान दूरी पर है, तो इस प्रकार से हम बना देते हैं। अब S1 और S2 से, इससे हमारी रेखा से कुछ दूरी पर एक हम पर्दा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पर्दा मान लिया कि ये हमारा क्या है, पर्दा रखा हुआ है जहाँ पर हमें व्यतिकरण की फ्रिंजें प्राप्त करनी है। तो अब S1 S2 का जो मध्य बिंदु है ना इसको हम पर्दे से मिला देते हैं। तो S1 S2 का जो मध्य बिंदु है इसको हम लोग पर्दे से इस प्रकार से मिला देंगे और हम मानेंगे कि जो S1 S2 है ना इसके बीच की दूरी, तो S1 से लेकर के S2 तक की जो बीच की दूरी है ना वो स्मॉल d है, ये हम लोग मान लेते हैं। S1 से S2 तक की बीच की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल d है। और यहाँ पर इन दोनों का जो मध्य बिंदु है इसे हम मान लेते हैं C। इसे क्या मान लेते हैं, C। और पर्दे पर ये जो लंब डाला गया है इसे हम मान लेते हैं O। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो हमारा S1 और S2 है ना ये द्वितीयक तरंगिकाएं का स्रोत कहलाएगा। तो S से प्रकाश निकलेगा और ये एक बड़ी प्रकाश जो है S1 S2 की ओर आगे जाएगा। तो S1 और S2 जो है ना नए स्रोत का काम करेंगे और इनसे प्रकाश की तरंगें निकलेंगी और आगे जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दिखाते हैं S1 से प्रकाश तरंग जो है वो पर्दे पर जाएगी। तो S1 से हमने मान लिया कि प्रकाश की जो तरंग है वो इस प्रकार से पर्दे पर जाएगी और पर्दे पर जहाँ टकराएगी उसे हम बिंदु P मान लेते हैं। और बिंदु P की बिंदु O तक से दूरी हम लोग मान लेते हैं x। कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो S2 से प्रकाश गया है ये भी हमारा पर्दे पर जाएगा, पर्दे के बिंदु P पर जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम अध्यारोपित करेंगे प्रकाश को ताकि हमें व्यतिकरण की फ्रिंजें प्राप्त हो। तो S2 से भी प्रकाश हमारा कहाँ पर जाएगा, बिंदु P पर जाएगा। तो S1 से जो प्रकाश गया वो भी बिंदु P पर जाएगा पर्दे पर, और S2 से जो प्रकाश गया वो भी बिंदु P पर जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि पथ में अंतर कितना आया है, पथांतर कितना है, यानी S1 से P तक की दूरी और S2 से P तक की दूरी के बीच में अंतर कितना आया है। तो यहाँ पर ये इतनी दूरी है, वही दूरी अगर हम यहाँ नापे तो यहाँ पर इतना आएगा, यानी कि S1 से हम S2P पर, कौन सी रेखा पर, S2P पर एक लंब डालेंगे ताकि हमें पथांतर मिल जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम एक लंब डाल देते हैं। लंब डालने पर अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा बिंदु है ये A है। तो S1 से P तक की जो दूरी है ना वो A से P तक की दूरी के बराबर है। तो ये हमारा पथ में एक्स्ट्रा दूरी थी, यानी पथ का अंतर है। तो S2A जो है ना ये हमारा हो गया पथांतर। अब यहाँ पर हम लोग बनने वाला जो कोण है इसे मान लेते हैं थीटा। यहाँ पर बनने वाला कोण जो है उसे क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। बिंदु C से बिंदु P को हम डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं और यहाँ पर भी बनने वाला कोण जो है वो थीटा है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना S एक रेखा छिद्र है जो प्रकाश को S1 व S2 पर समान कला में पहुँचाती है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो S1 है और S2 है ना ये द्वितीय तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। अब आगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि S1 व S2 के बीच की जो दूरी है उसे हमने स्मॉल d माना है, और जो हमारी स्लिट है S1 S2 इसकी पर्दे तक की जो दूरी है उसे हमने कैपिटल D मानी है। तो वो यहाँ पर लिखते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर लिखते हैं कि माना S1 व S2 के बीच की दूरी वो स्मॉल डी है और S1 व S2 से पर्दे के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल डी है। माना S1 व S2 से जो प्रकाश है वो निकलकर पर्दे पर बिंदु P पर अध्यारोपित होता है। और यहाँ पर लिखेंगे तथा जो P है तथा P की बिंदु O से दूरी, P की बिंदु O से दूरी स्मॉल x है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब फिगर से अपने हम त्रिभुज देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज है S1 S2A, इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज हमारा है S1 S2A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज S1 S2A तथा इस त्रिभुज में यानी त्रिभुज हमारा S1 S2A है और साथ ही साथ हमारा त्रिभुज है PCO। कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज हमारा है PCO। कौन सा त्रिभुज है, PCO, त्रिभुज PCO। ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं, दोनों समरूप हैं। तो समरूप है तो यहाँ से हम देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब हम लंब डालते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसके सामने वाली भुजा इस त्रिभुज में क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि यहाँ से क्या मिल जाएगा, S2A, यानी कि जो हमारा लंब है, थीटा के सामने वाला लंब होता है इस त्रिभुज में। तो जो S2A है यहाँ पर हमने क्या निकाला, यहाँ पर हमने निकाला है लंब और बटे यहाँ पर हम कर्ण रखेंगे S1 S2। तो लंब बटे कर्ण इस त्रिभुज में हमने लिया है। उसी प्रकार से जो हमारा त्रिभुज है PCO, यहाँ पर भी हम देखेंगे तो जो हमारा त्रिभुज है PCO, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है और यहाँ पर थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, सबसे पहले हमें लंब रखना है, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में हमने पहले क्या रखा है, ऊपर लंब रखा है। तो यहाँ पर भी हम ऊपर लंब रखेंगे। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि PO हो जाएगा। तो मिल जाएगा PO बटे में हमें क्या रखना है, बटे में हमें रखना है कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, CP। तो इस प्रकार से आपको त्रिभुज में दिख गया होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा S2A बटे हो जाएगा S1 S2 बराबर होगा यहाँ पर हमारा PO बटे क्या हो जाएगा, CO। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो CO है और CP है ये लगभग बराबर ही है, क्योंकि ये हल्का सा टेढ़ा है। तो यहाँ पर पथांतर ना के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि जो CO है ना ये किसके बराबर हो जाएगा, CP के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CO जो है लगभग बराबर है किसके, CP के। तो CP की जगह पर हम क्या रखेंगे, CO पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा S2A बटे हो जाएगा S1 S2 बराबर ऊपर हो जाएगा PO बटे CP की जगह पर क्या रख देंगे, CO रख देंगे। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा S2A, ये हमारा पथांतर है। करेंगे क्या, हम यहाँ पर पथांतर निकाल लेंगे, फिर दीप्ति के लिए पथांतर पुट करेंगे या दीप्ति के लिए पथांतर पुट करेंगे। तो इस प्रकार से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पथांतर निकालते हैं। तो S2A बटे S1 S2 के बीच की दूरी कितनी थी, तो S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल d थी। तो यहाँ पर हम रखेंगे स्मॉल d इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर PO। तो देखते हैं PO की दूरी कितनी है, तो PO की दूरी हमने x मानी है। तो क्या मानी है, x। तो यहाँ पर हम रख देंगे x और बटे में CO है। तो CO हमारे पर्दे तक की दूरी है CO। तो यहाँ पर हम कैपिटल D रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ कैपिटल D आ जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि S2A कितना आएगा। तो यहाँ से आएगा S2A बराबर हो जाएगा, ये D यहाँ पर भाग में है, दूसरी साइड इक्वल टू की जाएगा तो गुणा में जाएगा। तो हो जाएगा x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो ये हमने पथांतर निकाल लिया है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर जो होता है ना वो होता है m लैम्डा। क्या होता है, m लैम्डा। तो पथांतर जो होगा वो होगा m लैम्डा और पथांतर है कितना, S2A। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा S2A जो है ना वो पथांतर वो m लैम्डा के बराबर है।
तो H2A की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स डी अपॉन डी, यानी कि यहाँ पर H2A जो पथांतर है उसकी जगह हम m लैम्डा पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा m लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी अपॉन डी। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू निकालेंगे तो ये d यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर m और इसी के साथ में गया डी लैम्डा और अपॉन आएगा स्मॉल डी। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले हम एमवी फ्रिंज के लिए निकालेंगे, कौन सी, एमवी फ्रिंज के लिए। तो एमवी फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, एमवी फ्रिंज के लिए हो जाएगा एक्स एम इज इक्वल टू हो जाएगा एम डी लैम्डा अपॉन डी, यानी कि एम वी फ्रिंज के लिए है। अब यहाँ पर m+1v फ्रिंज के लिए निकालेंगे, m+1v फ्रिंज के लिए x कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x m+1 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि x m+1v के लिए निकाल रहे हैं तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर m की जगह कितना हो जाएगा m+1 और इंटू हो जाएगा यहाँ पर d लैम्डा बाई डी। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमें फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है उसे W कहते हैं। W बराबर होगा XM+1 माइनस का XM। तो XM+1 में से यदि XM को घटा दिया जाए तो हमारी फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी, यानी दो क्रमागत दीप्त या फिर अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई होती है उसे हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा XM+1 माइनस XM। तो यहाँ से हमें मिलेगा W इक्वल टू XM+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M+1 डी लैम्डा अपॉन डी माइनस का एक्सएम की वैल्यू कितनी आई है, एम डी लैम्डा अपॉन डी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा मिलेगा W इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले m के साथ में करेंगे तो आ जाएगा m डी लैम्डा बाई डी, और इसके बाद 1 में करेंगे तो प्लस का आएगा डी लैम्डा बाई डी, और ये माइनस का हो जाएगा m डी लैम्डा बाई डी। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ से हमें मिलेगा W इक्वल टू हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी। तो दीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई का जो व्यंजक होता है वो होता है W बराबर डी लैम्डा बाई डी। चलिए अब अदीप्त फ्रिंज के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अदीप्त अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, तो पथांतर जो H2A है ना वो होता है m-1/2। क्या होता है, m-1/2 इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर अब हमने जहाँ इक्वेशन फर्स्ट माना था उसमें देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा था वो पथांतर का था H2A बराबर एक्स डी अपॉन डी। तो इस H2A की जगह पर पथांतर रखेंगे अदीप्त के लिए। तो अदीप्त के लिए क्या होता है, तो अदीप्त के लिए होता है m-1/2 इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर हम ये पुट करेंगे अब अदीप्त के लिए, तो H2A की जगह पर इसे पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा H2A की जगह पर क्या रखेंगे m-1/2 लैम्डा। तो यहाँ से एक्स डी अपॉन डी के ये बराबर हो जाएगा m-1/2 लैम्डा के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल D भाग में था इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा तो हो जाएगा कैपिटल D इंटू साथ में लैम्डा भी है और साथ में m-1/2 है। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल d है ना x के साथ गुणा में था तो ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो इस प्रकार से मिल जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 में और फिर करेंगे माइनस का 1/2 में, तो ये हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी और साथ में m का मल्टीप्लाई होगा तो m डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा। फिर डी लैम्डा बाई डी का मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 में करेंगे तो माइनस का डी लैम्डा बाई 2d हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब इसे भी हम mv फ्रिंज के लिए निकालेंगे और m+1v फ्रिंज के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि mv फ्रिंज के लिए, किस फ्रिंज के लिए, mv फ्रिंज के लिए। तो mv फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, xm इज इक्वल टू हो जाएगा m डी लैम्डा अपॉन डी माइनस का डी लैम्डा अपॉन 2d हो जाएगा। और m+1v फ्रिंज के लिए निकालेंगे तो m+1v फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा xm+1 बराबर, यहाँ m की जगह पर कितना पुट करेंगे m+1, तो m+1 साथ में डी लैम्डा अपॉन डी आएगा माइनस का डी लैम्डा अपॉन 2d आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा xm+1
बराबर हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम डी लैम्डा अपॉन डी आएगा और साथ में प्लस का डी लैम्डा अपॉन डी आएगा और ये माइनस का हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन 2d। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब करेंगे क्या, यहाँ पर हम फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो W है वो बराबर हो जाएगा एक्स एम प्लस 1 माइनस का एक्स एम के। तो यहाँ से हो जाएगा W इज इक्वल टू एक्स एम प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई है, एम डी लैम्डा अपॉन डी प्लस डी लैम्डा अपॉन डी माइनस का डी लैम्डा अपॉन 2d और माइनस यहाँ पर हमें रखना है एक्स एम। तो एक्स एम की वैल्यू कितनी आई थी, एम डी लैम्डा अपॉन डी माइनस का डी लैम्डा अपॉन 2d। तो यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर एक्स एम की वैल्यू है, यहाँ से देख के रखते हैं एम डी लैम्डा अपॉन डी और माइनस का हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन 2d। अब यहाँ पर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर हो जाएगा एम डी लैम्डा अपॉन डी प्लस का डी लैम्डा अपॉन डी माइनस का डी लैम्डा अपॉन 2d और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एम डी लैम्डा अपॉन डी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डी लैम्डा अपॉन 2d। तो अब यहाँ देखेंगे एम डी लैम्डा अपॉन डी से एम डी लैम्डा अपॉन डी कैंसिल हो जाएगा और डी लैम्डा अपॉन 2d से डी लैम्डा अपॉन 2d कैंसिल हो जाएगा। तो W बराबर आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन डी। तो दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंज की चौड़ाई का जो व्यंजक होता है वो होता है W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।